सो लेट्स सी सेकेंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. टोटल 30 क्वेश्चंस करने वाले हैं हम. यस, सुपर 30 जैसा करेंगे. देखते हैं. द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ Cu2s इज 9 इंटू 10⁻16. मैक्सिमम मोलैरिटी ऑफ CuS इन एक्वियस सोल्यूशन. जब कभी भी ऐसा पूछे मतलब आपको ढूंढनी है उसके लिए मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी. अब KSP आपको याद है कि नहीं मुझे पता नहीं है. 11th का टॉपिक है CuS, तो समझ लो क्या होगा वो. किस फॉर्म में आयोनाइज होगा ये? Cu2 प्लस S2 माइनस के फॉर्म में आयोनाइज होगा. तो इन दोनों की इनिशियल इक्विलिब्रियम पे सॉल्युबिलिटी क्या होगी? SS. वही ढूंढनी है. KSP मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट. बट रिएक्टेंट सॉलिड है मतलब इसकी कॉन्सेंट्रेशन तो यूनिटी ले लेंगे, 1 ले लेंगे. तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट S2 माइनस अपॉन 1. दोनों की कॉन्सेंट्रेशन क्या है? S इंटू S. सो KSP इज इक्वल टू क्या होगा? S स्क्वायर. अगर मुझे सॉल्युबिलिटी S फाइंड करनी है मतलब दोनों साइड अंडर रूट ले लो. सो S इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ KSP है क्या? 9 इंटू 10⁻16 अंडर रूट 9 इंटू 10⁻16. 9 का अंडर रूट 3 इंटू 10⁻16 का अंडर रूट 4. मत करना गलती से. किसी का भी अंडर रूट हो 10⁻16 है मतलब क्या होगा इसका? 10⁻16 की पावर 1/2 हाफ. पावर का मल्टीप्लिकेशन. सो इसे 2 से डिवाइड कर दो, क्या आएगा? 8. 3 इंटू 10⁻8. ये इसकी मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी होगी. 3 इंटू 10⁻8. डन. ओके. नेक्स्ट देखे. KH वैल्यू फॉर दिस गैस इज इक्वल टू गिवन है और आपको फाइंड करना है उसके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी. फॉर्मूला क्या है हेनरीज लॉ का? P इज इक्वल टू KH इंटू X. सो X इज इक्वल टू P बाय KH. मतलब क्या होगा? X सॉल्युबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू KH होगा. तो जिसका KH ज्यादा उसकी सॉल्युबिलिटी कम. मैक्सिमम KH वैल्यू किसकी है भाई? मैक्सिमम है हमारे आर्गन के लिए. तो आर्गन की सबसे कम होनी चाहिए मतलब B और D में से एक आएगा. और मिनिमम KH किसका है? एल्डिहाइड का. तो उसकी सबसे ज़्यादा होगी. ये भी सही है. अब अरेंज करो CO2 और मीथेन. मीथेन के लिए आपके पास KH कितना है? 0.41. और CO2 के लिए कितना है? 1.76. तो ज़्यादा किसका है? CO2 का. तो सॉल्युबिलिटी किसकी कम होगी? CO2 की. मतलब ऑप्शन बी. डन. अगर KH ज़्यादा हुआ तो सॉल्युबिलिटी कम. नेक्स्ट देखना है आपको. We have 3 aqueous solution NaCl A, B, C with the concentration of 0.1, 0.01 और यहाँ पे गलती है क्वेश्चन में छोटी सी. ये कॉन्सेंट्रेशन गिवन होगी 0.001 मोलार. वैल्यू ऑफ वांट ऑफ फैक्टर. अब देखो NaCl प्लस वाटर क्या देगा ये आपको? Na प्लस Cl माइनस. डाइल्यूशन कर रहे हो, कॉन्सेंट्रेशन कम है मतलब वाटर ज़्यादा ऐड करोगे. वाटर ज़्यादा ऐड करोगे रिएक्शन फॉरवर्ड साइड जाएगी मतलब वांट ऑफ फैक्टर. आयन बढ़ेंगे तो वांट ऑफ फैक्टर भी बढ़ेगा. तो जिसमें वाटर ज़्यादा है मतलब बोल सकते हो ना कॉन्सेंट्रेशन कम है. तो जिसकी कॉन्सेंट्रेशन कम होगी उसके लिए उसका वांट ऑफ फैक्टर आई क्या होगा? मैक्सिमम. तो जिसकी सबसे कम कॉन्सेंट्रेशन किसकी है? सी की. तो सी के लिए आई मैक्सिमम होना चाहिए. ऑप्शन है बी. समझे? नेक्स्ट देखे. मोलैलिटी ऑफ 30% एक्वियस NaOH. मतलब क्या होगा? 30%
W/WnAOH के लिए, तो भाई 30 ग्राम सॉल्यूट NaOH इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्वेंट क्या होगा? 70 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। मोलालिटी की फॉर्मूला क्या है? W2 इंटू 1000 अपॉन M2 इंटू W1। 2 stands for the solute और 1 stands for the solvent। डन? वैल्यू रख दो, आंसर मिल जाएगा। ओके, ये वैल्यूज है आपके लिए, और M2 होगा 40 फॉर NaOH। नेक्स्ट देखिए, आपके पास क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वियस सॉल्यूशन इज हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। अब देखो, पहले एक सिंपल सी बात समझ लो, ऑल कलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वॉन्ट ऑफ फैक्टर। कौन सी कलिगेटिव है? तो I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा P, मतलब लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा TF, लोअरिंग इन फ्रीजिंग पॉइंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा TB, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पाई। अब जिसके लिए भी लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, मतलब डेल्टा P जितना ज्यादा होगा उतना ही उसका वेपर प्रेशर कम होगा। समझे? जिसके लिए लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ज्यादा होगा उसका वेपर प्रेशर कम होगा। फॉर एग्जाम्पल, एक आपके पास है 1 मोलार NaCl और 1 मोलार ग्लूकोज। इसमें I आपका 2 होगा, इसमें I आपके लिए 1 होगा, तो कलिगेटिव तो सारी ज्यादा ही है। सो डेल्टा P ऑफ NaCl इज ग्रेटर देन डेल्टा P ऑफ ग्लूकोज। डेल्टा P क्या दिखाता है? लोअरिंग दिखाता है ना। सपोज NaCl में कुछ 0.05 जितना डिक्रीज हुआ और इसमें 0.002 डिक्रीज हुआ। दोनों का P नॉट आइडियल था 1। कितना था? 1। तो फाइनल वेपर प्रेशर कितना बचेगा? P1 कितना बचेगा? तो लोअर होने के बाद कितना बचा? 1 माइनस 0.05, मतलब ये कितना बचेगा? 95 बचेगा, 0.95 बचेगा। फाइनली लिख देता हूं डायरेक्ट, 0.95 बचेगा। कितना बचेगा? 0.95। ये कितना बचेगा? 0.98। तो मैक्सिमम वेपर प्रेशर पूछे तो किसका है? चलो चलो बोलो जल्दी से, वेपर प्रेशर किसका ज्यादा है? ग्लूकोज का ज्यादा हुआ ना। बट लोअरिंग इन वेपर प्रेशर किसका ज्यादा? NaCl का। तो जो ज्यादा कम होगा वो बचेगा कम भी ना, सिंपल सी बात है। तो सारी कलिगेटिव प्रॉपर्टीज डायरेक्ट प्रोपोर्शन में, उसके बाद जो डिक्रीज हो रहा है वो इनवर्स में, मतलब वेपर प्रेशर उसके इनवर्स प्रोपोर्शन में होगा, फ्रीजिंग पॉइंट उसके इनवर्स प्रोपोर्शन में, बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्ट और ऑस्मोटिक प्रेशर डायरेक्ट। ये चीजें याद रखनी पड़ेगी आपको, समझे? ओके, यहां पे क्या पूछा है? बॉइलिंग पॉइंट, और बॉइलिंग पॉइंट तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, तो जिसके लिए I इंटू C ज्यादा तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा। सिंपल। Na3PO4 आयन कितने होंगे? तो भाई 3 फॉस्फोरस एंड 3 सोडियम एंड 1 फॉस्फेट, 4 आयन होंगे। इसके साथ मल्टीप्लाई करो, 0.04 दिखाएगा। कितने आयन होंगे? BNO3 ट्वाइस 3। 0.2 से मल्टीप्लाई करो, 3 से मल्टीप्लाई करने से 0.6 दिखाएगा। NaCl 2 से मल्टीप्लाई करो 0.2 आएगा, और KNO3 2 आयन है ना, 2 से मल्टीप्लाई करो 0.06 आएगा।
एक पोटाशियम और एक पोटाशियम और सेकेंड NO3 माइनस। सो मैक्सिमम वैल्यू किसकी है 0.6 BaNO3 ट्वाइस, उसका बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम। अब अगर उल्टा क्वेश्चन मैक्सिमम फ्रीजिंग पॉइंट पूछते तो किसका आता? मैक्सिमम फ्रीजिंग पॉइंट उसका होता जो सबसे कम होगा, मतलब सबसे डिक्रीज होना, लो होना कम होगा। तो वो कौन है हमारे पास? सबसे कम कॉन्सेंट्रेशन 0.01 Na3PO, समझे? तो जिसका आई ज्यादा उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम होगा। तो मैक्सिमम फ्रीजिंग पॉइंट के लिए आपका वांट ऑफ फैक्टर क्या होना चाहिए? कम, और वो किसके लिए है? ए के लिए। डन। Which of the following solution has the highest boiling point concentration 0.03? सिमिलर कॉन्सेंट्रेशन है तो बॉइलिंग पॉइंट तो किसके लिए है? बॉइलिंग पॉइंट तो एलिवेट ही होता है ना, तो आई बढ़ेगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। यूरिया I1 है, एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 थ्राइस 5 आयन है, आई थिंक तो इसी का होगा, फिर भी देखते हैं। सोडियम सल्फेट Na2SO4 3 आयन, सोडियम नाइट्रेट NaNO3 2 आयन। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ आयन किस में है? Al2SO4 थ्राइस 5 आयन, तो मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट। मैक्सिमम फ्रीजिंग पॉइंट पूछे तो यूरिया, मैक्स फ्रीजिंग पॉइंट पूछे तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? यूरिया। डन। एडिशन ऑफ 3 ग्राम substance in 100 grams of CCl4 rises the boiling point of CCl4 by 0.6 kBb given है। what is the relative lowering in vapor pressure? ओह, फाइन क्या करना है? रिलेटिव लोअरिंग, मतलब P01 माइनस P1 अपॉन P01 इज इक्वल टू N2 अपॉन N1 प्लस N2। आपको ये फाइन करना है। उसके लिए क्या चाहिए? मोल ऑफ सॉल्यूट एंड मोल ऑफ सॉल्वेंट। मोल ऑफ सॉल्वेंट तो आपको मिल जाएंगे, क्यों? क्योंकि CCl4 सॉल्वेंट है ना। सो N1 का मतलब क्या होगा? W1 अपॉन M1। W1 है 100 ग्राम और उसके अकॉर्डिंग उसके मोलिकुलर मास दिया है आपको 154। कम क्या है आपके पास? W2 अपॉन M2। W2 भी है, कितना सॉल्यूट ऐड किया? 3 ग्राम, पर उसका मास मिसिंग है, M2 मिसिंग है। M2 फाइंड आउट करने के लिए आपको ये इनिशियली डेल्टा टीबी की वैल्यू गिवन है। अब पहले क्वेश्चन में से देख के वैल्यू लिख ले। डेल्टा टीबी इज इक्वल टू 0.6 डिग्री सेंटीग्रेड। केबी इज इक्वल टू कितना गिवन है? केबी 5.03। W2 आपको गिवन है 3 ग्राम ऐड कर रहे हैं, W1 आपको गिवन है 100 ग्राम में ऐड कर रहे हैं, तो बस बाकी क्या बचा? M2। फॉर्मूला रखते हैं यहाँ पे, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू W2 इंटू 1000 अपॉन M2 इंटू W1। M2 फाइंड करना है, सब्जेक्ट ऑफ फॉर्मूला बनाओ। M2 इज इक्वल टू W2 इंटू 1000 अपॉन डेल्टा टीबी इंटू W1। W2 कितना ऐड कर रहा है? 3 ग्राम इंटू 1000 अपॉन डेल्टा टीबी कितना इंक्रीज हुआ? 0.6 डिग्री सेंटीग्रेड। W1 कितने में ऐड किया? 100 में। 10 बचा, 10 इंटू 3 मतलब ये 30 होगा, और एक 0 ऐड कर दो, 6 से डिवाइड कर दो। 3 2 जा सॉरी ये 150 आएगा, 2 से डिवाइड करने से ये 3 आएगा। 3 5 जा 15 और एक 0 लगा तो 50, तो M2 की वैल्यू कितनी आई? 5050। ओके, अब ये मिल गया, खत्म। अब तो सब कुछ है आपके पास। N2 क्या होगा? 3/50। फिर से एक बार यहाँ पे रखते वैल्यू सारी। P01 माइनस P1 अपॉन P01 इज इक्वल टू
पहले हम 3/50 0.06 अपॉन N2 0.06 प्लस N1 कितने ऐड किया N1 में 100 ग्राम अपॉन उसका मोलिकुलर वेट था 154 0.65। फाइनल आंसर लाना है 0.06 अपॉन ये होगा आपके लिए 0.11 हो जाएगा, तो 1 आएगा, उसमें एक चला जाएगा 7 1। क्या होगा इसका डिवीजन 0.06 डिवाइड बाय 0.71, मतलब होगा ये 0.084। 0.084 का लोअरिंग शो करेगा। आंसर है 0.08 नहीं, एक मिनट, कुछ यहाँ पे इंटू के बी की वैल्यू मिसिंग है। के बी इंटू एम होता है ना, हाँ, के बी इंटू के बी कितनी वैल्यू है 50 इंटू 5.03 क्या आएगा 5 5 25, अप्रोक्सीमेटली तो वही सेम है, पर फिर भी देख ले एग्जैक्ट। 5 इंटू 5.03 ये होगा 251.5। ये M2 है आपके लिए। यहाँ पे डायरेक्ट इसे हम निगलेक्ट ही कर दे। N2 बाय N1, N2 कितना होगा गिवन मास कितना है आपके लिए 3 डिवाइडेड बाय 251.5 0.0119 अपॉन N1 की वैल्यू होगी आपके लिए 100 ग्राम डिवाइडेड बाय कितना करना है हमें 154 0.65 0.0119 डिवाइडेड बाय 0.0119 डिवाइड बाय होगा, किससे डिवाइड करना है, ओके 0.65, मतलब आंसर आएगा 0.18 0.018 का इतना लोअरिंग दिखाएगा। यहाँ पे हमसे एक छोटी सी गलती हो गई थी, आप भी ध्यान रखना, के बी मिस हो चुका था। तो डेल्टा टी बी का फॉर्मूला पहले लिखो, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम। पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है गलती से, ठीक है, ओके। सो आंसर आएगा 0.0118। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है हमारे पास, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट। ये कुछ है ही नहीं, समझे, ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, बट बॉइलिंग पॉइंट हमारे लिए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। वो उसी कोई भी कंपोनेंट के लिए फिक्स होता है कि वो किस टेम्परेचर पे बॉइल होगा, कितना इंक्रीज डिक्रीज होगा, वो नंबर ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंडेंट है। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ 0.01 मोलार यूरिया इज, पर किसके लिए, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ 0.0 मोलर यूरिया। क्वेश्चन में कोई गलती है, किसी के साथ आपको कंपेयर करके दिखाना होगा। नेक्स्ट देख ले, 1 gram of a non-electrolyte solute is dissolved in 50 gram of a benzene lower in the freezing point by 40 Kelvin। मतलब डेल्टा टी एफ आपको दिया है 0.40 केल्विन, W2 कितना ऐड कर रहे थे 1 ग्राम, कितने में W1 50 ग्राम ऑफ बेंजीन में। फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट के एफ आपको बेंजीन के लिए दिया है 5.12,
फाइंड द मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट। अगेन सेम इक्वेशन ही लगेगा, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम, मतलब होगा डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू 1000 इंटू W2 अपॉन M2 इंटू W1। We should have to find molecular mass, so उससे सब्जेक्ट ऑफ फार्मूला बना दो, M2 इज इक्वल टू के एफ इंटू 1000 इंटू W2 अपॉन डेल्टा टी एफ, ये जाएगा डिनोमिनेटर में, इंटू W1। सब कुछ दिया है, बस फाइंड कर लो। के एफ कितना दिया है 5.12 इंटू 1000 अपॉन W2 कितना ऐड किया 1 ग्राम अपॉन डेल्टा टी एफ कितना इंक्रीज हुआ 0.40 इंटू कितने ग्राम में ऐड किया 50। सिंप्लीफाई कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, want of factor of 0.1 molar BnO3 is 2.74। what is the परसेंट डिसोसिएशन? परसेंट डिसोसिएशन का मतलब क्या होगा, अल्फा इंटू 100। तो पहले आपको क्या ढूंढना होगा, अल्फा। अल्फा की फॉर्मूला क्या है, I माइनस 1 अपॉन n माइनस 1। I कितना है आपको गिवन है ऑलरेडी, पर n की वैल्यू क्या होगी, तो BaNO3 पानी में डालोगे क्या देगा आपको, BaNO3 ट्वाइस। कितने आयन मिलेंगे इसे वाटर में ऐड करने से, एक तो Ba2 प्लस प्लस 2NO3 माइनस, टोटल नंबर ऑफ आयन कितने हैं 3 है ना, सो n की वैल्यू भी क्या होगी 3 इज इक्वल टू 2.74 माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 1, मतलब ये क्या होगा 1.74 बाय 2। 1.74 बाय 2 मतलब क्या होगा, ये 0.8 और 7। ये क्या मिला आपको, अल्फा मिला ना, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिसोसिएशन परसेंटेज चाहिए, मतलब अल्फा इंटू 100, तो क्या होगा ये 87% डिसोसिएट होगा। कितना डिसोसिएट होगा 87, आंसर सी। ओके, द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ अ सॉल्यूशन इन 40%, 15% and 40%, sorry 45, 15 and 40. Calculate the mole fraction of each component of the solution. मोल फ्रैक्शन फाइंड करना है ना। मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या है, x1 इज इक्वल टू n1 अपॉन n1 प्लस n2 प्लस n3। तो हमें क्या चाहिए, सबके मोल चाहिए। सो लेट अस अस्यूम वी आर टेकिंग 100 ग्राम ऑफ दैट सब्सटेंस, that mixture. So element x, y and z कितने कितने अमाउंट में प्रेजेंट होंगे, जो उसके परसेंटेज है। x कितना है 45, तो x होगा 45 ग्राम, y कितना है 15 ग्राम, और ये कितना होगा 40 ग्राम। हर एक के मोलिकुलर मास गिवन है 18, 60, 60 डिवाइड बाय 18 डिवाइड बाय 60 और डिवाइड बाय 60। आपको हर एक के लिए मोल मिल जाएगा फॉर द x, y एंड z। 45 डिवाइड बाय 18 वैल्यू क्या आएगी 2.5। नेक्स्ट 15 डिवाइडेड बाय 60 0.25 एंड 40 डिवाइड बाय 60 0.666, मतलब 67 लिख ले। सबके मोल मिल गए ना, इसे n1 मान लो, n2 मान लो, इसे n3 मान लो। अब अगर x1 फाइंड आउट करना है तो क्या करोगे आप, n1 अपॉन मोल बाय टोटल मोल, n1 प्लस n2 प्लस n3। n1 कितने हैं 2.5 अपॉन n1 2.5 प्लस 0.25 प्लस 0.67, तो टोटल मोल कितने होंगे 2.5 प्लस 0.67 प्लस 0.25 3.42। सो 2.5 डिवाइडेड बाय 3.42
2.5 डिवाइडेड बाय 3.42 0.73 ये x के मोल फ्रैक्शन है। बाकी आप खुद से ढूंढ लेना। मोल फ्रैक्शन ऑफ x 0.73 है, या तो C या फिर D में से कोई एक आएगा। ओके, इसके मोल फ्रैक्शन इतने ज़्यादा तो नहीं हो सकते। मोल किसके ज़्यादा है? x के, मतलब आंसर B आएगा आपके। ज़्यादा मोल किसके है? y के एज कंपेयर टू z है ना, तो मोल फ्रैक्शन भी किसका ज़्यादा होगा? z का होगा। यहाँ पे z का कम और y का ज़्यादा है, इस वजह से B नहीं आएगा, डायरेक्ट ऑप्शन आ गया। सॉरी, C नहीं आएगा, डायरेक्ट ऑप्शन आ गया B। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अप्रोप्रिएट फॉर द सॉल्यूशन बाय मिक्सिंग एसीटोन एंड कार्बन डाइसल्फाइड। एसीटोन मतलब ये रहा जो कि पोलार है, कार्बन डाइसल्फाइड CS2 जो कि नॉन पोलार है। पोलार के अंदर नॉन पोलार डालोगे मतलब ये अट्रैक्शन फोर्स को वीक करेगा, रिजल्टिंग अट्रैक्टिव फोर्स कैसा होगा? वीक। वीक होगा मतलब कैसा डेविएशन दिखाएगा? पॉजिटिव डेविएशन, एक दूसरे से दूर दूर जाएगा, तो उसका फाइनल वॉल्यूम इंक्रीज होगा। समझे? अगर कभी नेगेटिव डेविएशन दिखाएगा तो वो एंथैल्पी रिलीज करेगा। Example of solid solution in which solute is gas. Gas in solid। देखा, ये सेकेंड टाइम क्वेश्चन रिपीट हुआ। क्या होगा? हाइड्रोजन इन पैलेडियम। फाइनल क्वेश्चन है, कैलकुलेट दी मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ 0.1 मोलार NaOH whose density is 1.25 ग्राम पर ml। इसके लिए फॉर्मूला होगा हमारे पास 1/m इज इक्वल टू D/m माइनस m2/1000। दूसरे भी फॉर्मूला है बट ये मुझे इजी लगता है इसलिए मैं ज़्यादातर इसी से करवाता हूँ। ये स्मॉल m मोलारिटी को रिप्रेजेंट करेगा, कैपिटल M मोलारिटी को, और m2 मोलिकुलर मास, ये तो पता ही है आपको। ओके, अब 1/m मोलारिटी कितनी है? 0.1 मोलाल। माइनस है ये पूरा, इस साइड आएगा प्लस हो जाएगा। मोलिकुलर मास 40/1000 इज इक्वल टू डेंसिटी गिवन है 1.25 अपॉन फाइंड करनी है मोलारिटी 1/0.1 मतलब ये 10 हो गया, प्लस 40/1000 0.04 इज इक्वल टू 1.25/m, कैपिटल M इज इक्वल टू 1.25 डिवाइड बाय 10.04, मतलब अप्रोक्सीमेटली अगर आप समझो 1.24 समथिंग या तो 25 समथिंग आएगी। सॉरी, 1 का 10 से डिवाइड किया ना, 0.125 या तो 0.124 के समथिंग आएगी, 0.125। ये आपका आंसर है। डन। तो इतने सॉल्यूशन के क्वेश्चंस थे जो बार बार रिपीट होते हैं या तो इसी टाइप के आते हैं। बस इतने MCQ अगर आपने कर लिए तो फिर ज़्यादातर सॉल्यूशन के क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाओगे।